हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग यानी बैंकिंग की जो इतिहास है वो इंडिया में कब से माना जाता है और किसके द्वारा बैंकिंग जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, जिसको हमने दो पार्ट्स में पढ़ने के लिए बोला था आपसे। एक था जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था यानी 1947 से पहले का, और एक 1947 के बाद का, जो कि हम आज के वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट तक बात कर ली थी, यानी 1937 में जब आरबीआई का जो हेड क्वार्टर था वो मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था, और 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। जब इस्टेब्लिश हुआ था तब कलकत्ता में इसका हेड क्वार्टर था, और बाद में इसको परमानेंट मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1937 के बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, और 1947 के बाद 1948 में एक एक्ट आया था जिसमें आरबीआई को गवर्नमेंट ने पूरा उसका स्टेक ले लिया था, यानी ट्रांसफ़र पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 आया, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। यानी अब 100% स्टेक किसका था? गवर्नमेंट का था। 1949 के बाद इंडिया में हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बैंक होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें थीं वो उन्हीं इंडस्ट्री को लोन देती थीं जहां से उनका रिस्क कम हो और अच्छा रिटर्न मिल सके। 1949 के बाद जो आरबीआई पहली बैंक थी वो केवल गवर्नमेंट बैंक थी, तो गवर्नमेंट बैंक ना होने के कारण इस चीज़ को फेस किया जा रहा था। तो 1955 में एसबीआई बैंक बनी। एसबीआई बैंक बनी क्या? जो 1921 में इंपीरियल बैंक थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और उसको एसबीआई बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन एसबीआई एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग किया गया था और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। लेकिन ये केवल एक पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बनी, इससे हर एक की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो कुछ समय बाद 1959 में जो अपने अपने स्टेट्स में अच्छी बैंकें परफॉर्म कर रही थी उनको एसबीआई ने उन पर जो है अपना स्टेक सबसे ज़्यादा कर लिया। तो बाद में जाकर के एक फिर एक्ट आया, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट 1959, यानी उन बैंकों को भी एसबीआई की सब्सिडरी के तौर पे बना दिया गया। तब भी हमारी इतनी ज़रूरत नहीं हो पा रही थी कि हर एक व्यक्ति को इन दो बैंक्स के द्वारा या जो आरबीआई की सब्सिडरी थी उनके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जा सके या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद हो सके। तो 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने 14 बैंक्स जो पहले प्राइवेट बैंकें थी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। यानी जो पहले प्राइवेट बैंकें थी उनका नेशनलाइजेशन 1969 में कर दिया गया, अब वो सरकारी बैंकें हो गई। ऐसा इसलिए किया गया, या तो 1969 में गवर्नमेंट क्या करती, नए जो पब्लिक सेक्टर बैंक को बनाती, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट में थे उनको गवर्नमेंट कर देती। तो बैंक ने नेशनलाइजेशन कर दिया उनका, बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ला करके 14 बैंकें 1969 में हुई। फिर कुछ समय गुजरा और 1980 में 6 बैंकों को और नेशनलाइज कर दिया गया। यानी 1980 तक जितनी भी इंडिया में बैंकें थीं वो सभी की सभी नेशनलाइज कर दी गई। यानी अब जितनी भी इंडिया में बैंकें थीं वो 100% पब्लिक सेक्टर बैंक थीं। जब 1969 में 14 बैंकें नेशनलाइज की गई थीं तो ये बैंकें रूरल क्षेत्र में जाने के लिए मना कर रही थी, वहाँ के लोगों को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही थी, या तो ये सेमी अर्बन या अर्बन क्षेत्रों में ही अपनी सर्विस दे रही थी। तो इसी बीच नरसिम्हन कमेटी ने 1975 में फिर अपनी रिकमेंडेशन दी कि कुछ बैंकें ऐसी होनी चाहिए जो केवल रूरल सेक्टर को फोकस करें।
क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा जो आबादी थी लगभग 70% वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी। तो जो पहले 14 बैंकें बनाई गई, बाद में 6 बैंकें नेशनलाइजेशन हुआ, ये या तो सेमी अर्बन या अर्बन क्षेत्रों में ही अपनी सर्विस को दे रही थी, रूरल क्षेत्रों में जाने से मना कर रही थी। तो जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी। 1980 का जब टाइम गुजरा तो 1980 के बाद और 1990 से पहले का जो टाइम था, उस बीच हमारे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, यानी हाई इन्फ्लेशन और लार्ज फिजिकल डेफिसिट, जिसके कारण फिर बैंकें फेल होने लगीं, बहुत सी बैंकें बंद हो गईं। तो एक कमेटी गठित की गई जिसे हम नरसिम्हा कमेटी के नाम से जानते हैं 1991 में। बैंकिंग रिफॉर्म्स ये लाए कि जो छोटी बैंकें हैं, जो स्मॉल बैंकें हैं, अगर उनको हम मर्ज कर दें, यानी 2 3 4 बैंकों को मिला करके एक बड़ी बैंक बना दें, उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो उनकी ऑपरेटिंग अच्छी हो जाएगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, अपने आप को चला नहीं पा रहे हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छी हो जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए छोटी छोटी जो बैंकें थीं उनको मर्ज किया जाने लगा। 1991 में जब नरसिम्हा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि छोटी बैंकों को मर्ज कर दिया जाए बड़ी बैंक के साथ, तो 1993 में सबसे पहले बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। 1993 में ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को इलाहाबाद बैंक में मर्ज कर दिया गया। फिर कुछ समय गुजरा, 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज कर दिया गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। ये स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक का एक सब्सिडरी था, ठीक है। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इस तरह मर्जर चालू रहा और 2017 में एसबीआई की जितनी सब्सिडरी थी वो सब एसबीआई में मर्ज हो गई। और जैसा कि आप जानते हो 2019 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कमज़ोर थी, जो छोटी थी, जो अच्छा ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, उनको 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मर्ज कर दिया। इसके बाद 1991 में एक और चीज़ आई जिसको हम LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। LPG रिफॉर्म्स आए जिसमें एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को अपनी प्राइवेट बैंक बनाने की परमिशन दी जाने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1949 में जब RBI को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी वो एक ऐसी बैंक बना दी गई थी जो हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट करेगी, जितनी भी बैंकें हैं, और उनका सुपरविजन करेगी, और जिनको अगर लाइसेंस चाहिए है तो वही बैंक प्रोवाइड करेगी। तो 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एक बार फिर एंट्री दी जाने लगी कि आप अपनी बैंक्स को बना सकते हो। तो 1991 आने के बाद 1993 में पहली प्राइवेट बैंक बनी UTI, जिसे आज हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर 1994 में HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक वगैरह आई, और 2003 में कोटक बैंक बनी। इस तरह ये हमारी पूरी 1947 से पहले और 1947 से अब तक का बैंकिंग मतलब क्या उसका इतिहास रहा, क्या हिस्ट्री थी, वो हमने देखा, ठीक है।